हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। जिसने 14 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट सुपर टेट 2023-24 करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण का टॉपिक लिया है। जितने भी प्रश्न बने हैं इस प्रैक्टिस सेट में वह सभी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यूपी टेट सुपर टेट के साथ साथ हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र और पीजीटी समाज शास्त्र की भी तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, ये हमने विज्ञान से प्रश्न लिया है, साइंस से प्रश्न लिया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रेडियो ऊर्जा है या फिर यांत्रिक ऊर्जा है। तो बताइए टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली जो ऊर्जा है वह क्या है? विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। टेलीफोन का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसमें धातु की दो प्लेटों के बीच कार्बन के दाने रखे जाते हैं। इसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या फिर एसी को डीसी में। तो परिशोधक का प्रयोग ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, यानी कि परिवर्तन करने के। तो परिशोधक का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तन के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन मोटर द्वारा होता है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तापयनिक प्रक्रिया द्वारा होता है तथा उच्च वोल्टता निम्न वोल्टता में परिवर्तन के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की जो वस्तुएं होती हैं उसको देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, सेक्सटेंट का या फिर बाइनोक्यूलर दूरबीन का? तो किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है बाइनोक्यूलर दूरबीन का। तो बाइनोक्यूलर दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। इस उपकरण में प्रकाश एक समकोणीय प्रिज्म के द्वारा 2 बार परावर्तित होता है। पेरिस्कोप के द्वारा ये पनडुब्बी से जल की सतह का आकलन किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 44। प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो कुत्तों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से या फिर किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है तो किसके द्वारा? तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए। इसमें मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? चूना पत्थर है, कोयला है, चिकनी मिट्टी है या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, धातुमल, चिकनी मिट्टी, उर्वरक कारखानों के अवमल, जिप्सम और कोयला कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 46। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है। साबुन एवं ग्लिसरॉल, एथेनॉल, ग्लाइकोल या फिर एथेनोइक अम्ल? तो किसका है? यह है ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल का। तो तेलों एवं वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 47। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, गैलीलियो ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या फिर जी मार्कोनी ने?
तो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। तो टेलीफोन का आविष्कार ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। तो शैवाल से बनता है, जीवाणु से बनता है, कवक से बनता है या फिर रासायनिक साधनों से बनता है। तो किससे बनता है? ये बनता है ऑप्शन नंबर सी, कवक से बनता है। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, ठीक है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलिन कवक, पेनिसिलियम नोटेटस तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है या फिर विटामिन के है। तो कौन सा विटामिन है जो कि यकृत में संचित किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को। तो यकृत कोशिकाओं में मुख्यतः विटामिन ए संचित होता है। कुछ मात्रा में विटामिन डी का संचय भी यकृत में ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है? विटामिन ए का। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नांकित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो आपने देखा होगा कौन सा जो प्राणी है वह किससे लड़ता है? सांपों से। तो बंदर है, नेवला है, बाघ है या फिर गीदड़ है। तो आपने नेवला और सांपों की लड़ाई देखी होगी, है ना? तो इसमें क्या है? नेवला इसमें राइट आंसर है, यानी कि मोंगूस जिसको हम नेवला बोलते हैं, नेवला सांपों से लड़ता है। ये एक स्तनधारी जंतु होता है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि नेवला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो इसमें है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें दिया गया है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 1940, 1942, 1945 या फिर 1946। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू किया था? ये किया था 1942 में। तो गांधी जी के पास भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो गदर क्रांति थी वह आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, फिर कोमागातामारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कोमागातामारू ये जापानी जहाज को बाबा गुरुदल सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री उसमें मार दिए गए और लगभग 25 यात्री उसमें घायल हो गए। यह उत्तर सही है, लेकिन जो आयोग ने जो इसमें सही उत्तर माना है ये ए माना है ना? कौन सा माना है? ए माना है, जो कि सही नहीं है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या फिर रक्त का पंपन। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो मेडुला ओब्लांगेटा का पश्च भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरामेटर, ऑक्नाइड और पायोमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, कौन कौन से? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है और दूसरा होता है यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है?
उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के पास। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, है ना। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व ना दे दी गई हो। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रशांतक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का, एम्पिसिलिन का, या फिर एस्पिरिन का, या फिर बेलियम का। तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, बेलियम का किया जाता है। तो प्रशांतक औषधि का प्रयोग ये मानसिक तनाव कम करने हेतु किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः बेलियम नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो बताइए किससे संबंधित है? ओडिशा से है, केरल से है, कर्नाटक से है, या फिर तमिलनाडु से है? तो देखो मोहिनीअट्टम है ये केरल से संबंधित है। किससे है? केरल से संबंधित है। जो ओडिसी है ये ओडिशा से संबंधित है। यक्षगान ये कर्नाटक से संबंधित है। और तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल राज्य से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? एनडीपी-एमपी, एनडीपी-एफसी, एनएनपी-एमपी या फिर एनएनपी-एफसी। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, एनएनपी-एफसी, यानी कि राष्ट्रीय आय को एनएनपी-एफसी कहा जाता है। भारत की आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 to 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो ये है कावेरी की सहायक नदियां। तो कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 किलोमीटर बेसिन का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हेमावती है, कबनी है, अमरावती है, शिमसा है, लोका पावनी है, लक्ष्मण तीर्थ है और स्वर्णवती है, भवानी है। ये सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी नदी की। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या फिर बेगम हजरत महल। तो कौन सी थी? ये थी ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। कहाँ से लिया था? लखनऊ से भाग लिया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। समान प्रावस्था में कांपयमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश होती है। तो क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है, वेग होती है या फिर आयाम होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो महालनोबिस, पुरा, गांधीवादी या फिर एलपीजी। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, पुरा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पुरा। अच्छा, ये पुरा क्या है? शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने हेतु पुरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरिया मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।
इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या फिर आशुतोष मुखर्जी। तो किसको जाना जाता था लोकनायक के रूप में? तो ये जाना जाता था जयप्रकाश नारायण को। तो इसमें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा ही दिया गया था। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 धनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर सी केरल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी केरल। तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश में रहती है। इसमें केरल इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, हमसे नहीं पूछा था तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध का पूछा है ना। अवध के कृषक आंदोलन का नेता था बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या फिर अलूरी सीताराम राजू। तो कौन था? ये था ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मशरूम किसका उदाहरण है? वायरस यानी विषाणु के, लाइकेन यानी कि शैक के, फंजाई यानी कि कवक के, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के। तो मशरूम किसका उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी फंजाई यानी कि कवक का उदाहरण है। मशरूम फंजाई कवक का उदाहरण है। मशरूम का प्रयोग खाने में किया जाता है। ये एक कोशिकीय जंतु है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान और पंजाब। तो कौन से दो राज्य थे जहां पर भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो 86 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4, 4.4, 5.4 या फिर 2.4। तो 87 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी 2.4। तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% आवृत किया हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर जलीय भाग ये 71% है और 29% भाग कैसा है? ये धरातल स्थित है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी या उज्जैन थी या फिर तोशाली थी? तो कौन सी थी? ये थे ऑप्शन नंबर डी तोशाली। तो अशोक के आक्रमण के दौरान जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर, तो वहाँ उस समय की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी तोशाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है और इसी युद्ध के उपरांत अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की पूछा है ना। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है, 25 वर्ष है, 18 वर्ष है या फिर 20 वर्ष है? तो कितनी है? यह है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। लोकसभा चुनावों हेतु उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया,
हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा या फिर सिख लीग द्वारा? तो किसके द्वारा? तो ये मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार बनाने हेतु 12 अगस्त 1946 को प्रस्ताव भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने की प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।